देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके थे वृक्क के बारे में, ठीक है। और मैंने टॉपिक डलवा दिया था नेफ्रॉन। क्या डलवाया था? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ठीक है। एक टॉपिक डलवाया था नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। अब अपन नेफ्रॉन के बारे में पहले समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। हाँ तो लिखो टॉपिक नेफ्रॉन। देखिए पहले अपन नेफ्रॉन के बारे में समझ लेते हैं कि नेफ्रॉन है क्या और इसका क्या काम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नेफ्रॉन है वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ठीक है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। देखिएगा जब हम नेफ्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं तो नेफ्रॉन का मतलब ये है कि एक वृक्क के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये वाली स्ट्रक्चर, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको मैंने एक बड़ा और एक नेफ्रॉन को लेकर आपको समझाया है कि किस तरीके से नेफ्रॉन के भाग हैं और क्या क्या भाग हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहां से ब्लड, अशुद्ध ब्लड, कैसा ब्लड है? अशुद्ध, ठीक है। इनप्योर ब्लड, ठीक है। अशुद्ध ब्लड, इनप्योर ब्लड एक धमनी लेके आती है जिसका नाम है एफरेंट एरेटरी या अभिवाही धमनी, ठीक है। अभिवाही धमनी का जो व्यास होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। ये जैसे ही यहाँ पर एकत्रित होती है तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है, एक दबाव होता है, ठीक है। और वो दाब कितना होता है? 10 से 15 mmHg। जब यहाँ पर ब्लड का दाब 10 से 15 mmHg होता है तो इधर से प्योर ब्लड कब जाता है? जब इसमें से क्या निकल जाए? यूरिया, ठीक है। क्या निकल जाए? यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, जल, ठीक है। जल, क्रिएटिन, ये सब छनकर कहाँ जाते हैं? इस साइड में, क्योंकि यहाँ पर एक छिद्र होता है और उस छिद्र का नाम होता है पोडोसाइट। छिद्र का नाम क्या होता है? पोडोसाइट। इस छिद्र को कहते हैं पोडोसाइट। देखिए ये छिद्र है पोडोसाइट। इस छिद्र द्वारा छनकर इस एक प्याले समान स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। इंग्लिश में क्या कह देते हैं? बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट। इसमें आ जाते हैं क्या क्या? शुद्ध ब्लड तो आगे की तरफ चला जाता है और इनमें से यूरिक एसिड, यूरिया, ग्लूकोज, जल, क्रिएटिन आदि छनकर और कुछ साल्ट और कुछ लवण आदि छनकर इस नली में आ जाते हैं। और इस नली में क्या होता है भाई? यहाँ पर तो हो गया क्या? ग्लोमेरुलस में तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। भाई छनना क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब परानिस्यंदन। तो सवाल पूछा गया कि बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? तो आप क्या बताओगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में, ठीक है। ग्लोमेरुलस में क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो पहली जो प्रोसेस है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखो एक बार मोर्फोलॉजी समझ लो। उसके बाद छनित जो भी छनित अपशिष्ट है वो इस नली में आ जाता है और ये जो आपको नली दिखाई दे रही इसको कहते हैं पीसीटी। पी का मतलब प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबवेल। हिंदी में लिखें तो समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या लिख सकते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी। अब इस पीसीटी में से आगे की तरफ ये जो भाग है ये हो जाता है यू आकार की एक नली जो कहलाती है लूप ऑफ हेनले। ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? लूप ऑफ हेनले।
लूप ऑफ हेनले का ये जो पार्ट है ये कहलाता है डिसेंडिंग लूप, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब। मतलब ये आगे वाला भाग क्या कहलाता है, डिसेंडिंग, और ये पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, असेंडिंग, और इसको ही मिलाकर क्या बनाते हैं, हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले। यू आकार की एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि बताओ मानव शरीर में हेनले का लूप पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, किडनी में, वृक्क में, और वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, तो हम कहेंगे नेफ्रॉन के अंदर हेनले का लूप पाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखना एक बार, इस हेनले के लूप से जो अपशिष्ट है वो आगे की तरफ जाकर और इस कुंडलित नलिका में आता है, इसे कहते हैं DCT। डी का मतलब डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल, हिंदी में कहते हैं दूरस्थ, भाई दूर है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका, ठीक है, DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो हम देखेंगे कि ब्लड देखो, सबसे पहले यहाँ आया, इसमें दबाव था, दबाव के कारण कुछ ब्लड छन गया, उस छनने की प्रोसेस से ये ब्लड, शुद्ध ब्लड तो आगे की तरफ चला गया और इसका जो अपशिष्ट है वो इस नली में आ गया। इस नली में आने के बाद पहले आया PCT में, फिर आया लूप ऑफ हेनले में, फिर आया दूरस्थ कुंडलित नलिका जिसे DCT, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल कहते हैं, उसमें आया, और बाद में इसको कलेक्टिंग ट्यूब में डाल दिया जाता है, और इस कलेक्टिंग ट्यूब को कहते हैं संग्राहक नलिका। क्या कहते हैं, संग्राहक नलिका। तो आप देखोगे कि यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया 3 चीजों से हुई, यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया 3 चीजों से हुई। वापस देखिए, सबसे पहले अशुद्ध ब्लड जिसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, आप देखोगे ग्लूकोज आदि आते हैं, आने के साथ ही यहाँ पर एक प्रेशर बनता है, क्योंकि ये इसका व्यास ज़्यादा है, हम कहेंगे इसे एफरेंट आर्टरी या कहते हैं अभिवाही धमनी, और इसको कहते हैं अपवाही धमनी, जो ले जाने वाली, रुधिर ले जाने वाली उसका व्यास कम है, इसका व्यास ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक प्रेशर बनता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस दाब। वो कितना प्रेशर बनता है, 10 से 15 mmHg, 10 से 15 mmHg। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ ग्लोमेरुलस दाब कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, 10 से 15 mmHg। अब इसके बाद जैसे ही फिल्ट्रेशन होता है तो यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, जल, क्रिएटिन आदि जो अपशिष्ट हैं और कुछ साल्ट किस में आ जाते हैं, इस प्याले नुमा स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। और इस प्याले नुमा स्ट्रक्चर में किससे छन कर आते हैं, एक छिद्र होता है जिसे कहते हैं पोडोसाइट छिद्र। क्या कहते हैं, पोडोसाइट छिद्र। अब देखिएगा, ये जो पोडोसाइट छिद्र है इसके द्वारा ये सब अपशिष्ट छनकर किस में आ गए, समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल। अब ये कन्वर्टेड ट्यूबल से किस में आएगा, हेनले के लूप में, और हेनले के लूप से किस में जाएगा, DCT में, और DCT से कहाँ जाएगा, यूरिन कलेक्टिंग या संग्राहक नलिका में, और कलेक्टिंग और संग्राहक नलिका द्वारा ये पहुंचा दिया जाता है किसमें, हम कहेंगे मेजर कैलिक्स में, ठीक है, सॉरी माइनर कैलिक्स में। किस में पहुंच गया, माइनर कैलिक्स में, और फिर किस में आ गया, मेजर कैलिक्स में। और जब मेजर कैलिक्स द्वारा किस में आ जाता है, पेल्विस भाग में, और पेल्विस भाग से किस में आ जाता है, आप देखोगे यूरेटर्स में, यूरेटर्स से यूरिन किस में आ जाता है, यूरिनरी ब्लेडर्स में, यूरिनरी ब्लेडर्स में क्या आ जाता है, यूरिन आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर यूरिन क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, यूरिन क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और समय समय पर यहाँ से यूरिन त्याग दिया जाता है। ये तो थी इसकी मॉर्फोलॉजी। एक बार सब वापस समझेंगे इसको कि यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। तो हम कहेंगे सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो कार्य करते हैं वो कौन है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। आप देखो, सबसे पहले यदि अपन बात करें तो एक नली होती है जिसे कहते हैं एफरेंट एरेटरी। क्या कहते हैं, ए से याद रख लेना, एफरेंट एरेटरी, जो अशुद्ध ब्लड लेके आती है, जिसमें अन्य अपशिष्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट भी शामिल होते हैं।
इसका व्यास ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। यहाँ पर एक प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने से ही इसे पोडोसाइट छिद्र द्वारा जो अपशिष्ट हैं वो किस में डाल दिए जाते हैं, इस प्याले नुमा स्ट्रक्चर में। और प्याले नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल कहते हैं। और बोमन कैप्सूल से ये पीसीटी में आते हैं। पीसीटी के बाद आप देखोगे हैनले के लूप में आते हैं। हैनले के लूप के बाद एक नलिका होती है जिसे कहते हैं डीसीटी। डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका द्वारा इसको किस में डाल दिया जाता है, संग्राहक नलिका या कलेक्टिंग ट्यूबल्स में। अब ये कलेक्टिंग ट्यूबल्स कहाँ खुलती है, ये ध्यान दो। ये कलेक्टिंग ट्यूबल्स खुलती हैं आप देखोगे कैलिक्स भाग में। कैलिक्स का पहले वाली छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, और फिर किस में डाल दिया जाता है, तो आप देखोगे पेल्विस भाग में। और पेल्विस भाग द्वारा किस में आ जाता है, यूरेटर्स में। और यूरेटर्स द्वारा अंत में यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। और ये पूरी प्रोसेस इन तीनों स्ट्रक्चर से संबंधित होती है। तो आपसे इन सभी डायग्राम के यदि ये मॉर्फोलॉजी पूछे कि कौन सी चीज कहां पर है, तो आप सीधा बताओगे कि यहां पर देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि दो चीजें यदि देखेंगे, एक तो ग्लोमेरुलस, ठीक है, और एक बोमन कैप्सूल। ये दोनों चीजें मिलकर बनाती हैं क्या, ये दोनों चीजें मिलकर बनाती हैं मेलपिगियन ट्यूबल्स, ठीक है। मेलपिगी पार्ट, ठीक है, पार्ट या भाग आप ऐसे लिख लो। मेलपिगी भाग में क्या क्या आ गए, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। अब इसके नीचे की तरफ आप यहां से यहां तक का जो भाग देखोगे, यहां से यहां तक का जो भाग देखोगे, ये कहलाता है आपका नलिकाकार भाग। क्या कहलाता है, नलिकाकार भाग, ठीक है। तो दो भागों में बटा हुआ है नेफ्रॉन, एक तो किस भाग में, मेलपिगी भाग में, और एक नलिकाकार भाग में। मेलपिगियन भाग के दो पार्ट हैं, एक तो ग्लोमेरुलस, दूसरा क्या है, बोमन कैप्सूल। आप देखोगे दूसरा पार्ट है नलिकाकार भाग, जो नली समान भाग होते हैं। उस नलिकाकार भाग में पहला भाग है पीसीटी, फिर लूप ऑफ हैनले का लूप, ये यू आकार का, और फिर डीसीटी, ठीक है, नलिकाकार भाग में। और क्या है, कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका। यहां तक सबके समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें कहां कहां क्या क्या प्रोसेस होती है, यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, और यूरिन का कंपोनेंट क्या है, कि यूरिन का रंग पीला क्यों होता है, इसमें अत्यधिक मात्रा किसकी होती है। तो हम ये सभी अभी पढ़ेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट या डायग्राम मेंशन करने की कोशिश करें। ये तीनों डायग्राम एक दूसरे से क्या है, रिलेट हैं। क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं अक्सर एग्जाम में कि बताओ निम्न में से कौन सा भाग नेफ्रॉन का नलिकाकार भाग नहीं है। एक ऑप्शन आपको ग्लोमेरुलस मिल जाएगा, ठीक है, या एक ऑप्शन आपको बोमन कैप्सूल मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा उत्सर्जन तंत्र का जो डायग्राम है वो और उससे संबंधित क्वेश्चन है उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और इस डायग्राम को मेंशन करें, ठीक है। इसके बाद मैं इनके एक एक पार्टों के कार्य बता रहा हूं कि किस तरीके से यूरिन का निर्माण होता है, मूत्र निर्माण होता है, ठीक है।
ठीक है। इसमें यदि अपन इस डायग्राम को एक छोटे पार्ट में समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए मेलपीगी भाग, ठीक है। अभी मैंने बताया मेलपीगी भाग क्या है। एक तो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में सबसे पहली प्रोसेस होती है, किसकी होती है? परानिस्यंदन, परानिस्यंदन, ठीक है, परानिस्यंदन। हिंदी वाले भी कैसे लिखेंगे और इंग्लिश वाले भी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन, ये इंग्लिश है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कई बार हिंदी में ही लिखा रहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो हिंदी वाले की दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और परानिस्यंदन दोनों चीज़ें ही किस में करेंगे, दोनों की दोनों हम हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, याद रह जाएगा। पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है परानिस्यंदन की, ठीक है, किसकी होगी? परानिस्यंदन की। अब देखो यदि हम बोमन कैप्सूल की बात करें तो ये क्या है, ये एक कप के समान या प्याले के समान आकृति, ठीक है, प्याले समान आकृति। तीसरी बात यदि देखें तो दूसरा जो भाग है इसका वो है ट्यूबुलर पार्ट, नलिकाकार भाग। नलिकाकार भाग में सबसे पहले पीसीटी को प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्टेड ट्यूबल्स कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इस समीपस्थ कुंडलित नलिका में आप लिखोगे, इस समीपस्थ कुंडलित नलिका में मैंने लिखा भी था कि 75% जल का अवशोषण हो जाता है। 75% जल का पुनः अवशोषण कहाँ पर होता है? पीसीटी में, ठीक है। पीसीटी में 75% जल का पुनः अवशोषण हो जाता है और वह अन्य जो भी आवश्यक लवण, ठीक है, इनका भी अवशोषण किस में हो जाता है? पीसीटी में। लूप ऑफ हेनले में मोस्टली हम कहेंगे, लूप ऑफ हेनले में जल व NaCl का पुनः अवशोषण होता है। जल व NaCl का पुनः अवशोषण होता है। देखिए ये जो हेनले का लूप जो मैं बता रहा हूं, ये जो रेगिस्तान में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनके अंदर हेनले का लूप हम कहेंगे थोड़ा सा बड़ा होता है, जिससे हेनले का लूप जब बड़ा होगा तो जल का ज़्यादा पुनः अवशोषण हो जाता है, तो जल की हानि कम होगी। तो जब जल की हानि कम होगी तो वो अधिक दिनों तक पानी पिए बगैर रह जाते हैं, ठीक है, अधिक दिनों तक पानी पिए बगैर रह जाते हैं। इसके बाद देखो, यदि हम डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में भी कुछ लवणों का पुनः अवशोषण हो जाता है, ठीक है, और आयनों को वापस इसमें डाल दिया जाता है, जिससे आगे जो फिल्ट्रेशन होता है वो एसिडिक हो जाता है। क्योंकि यूरिन का जो पीएच है, यूरिन का जो पीएच है वो होता है लगभग 5 से 8 के बीच में रहना चाहिए। वैसे होता कितना है, तो होता है वो तो कितना होता है 6 पीएच। पीएच कितना होता है? पीएच मान 6, ठीक है। अब देखो एक बार यहाँ पर ये जब सब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है, मान लो सपोज करो कि किसी व्यक्ति के अंदर यूरिया का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो यूरिया किस में चला जाएगा? वापस इस ब्लड वेसल्स में जाएगा। जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो रोग कौन सा हो जाता है? यूरेमिया, ठीक है। और हम ये भी बात जानते हैं कि 100 ml ब्लड के अंदर 20 से 30 ग्राम यूरिया पाया जाता है। 100 ml ब्लड में 20 से 30 ग्राम यूरिया पाया जाता है, ठीक है। 100 ml ब्लड में आप लिखोगे 100 ml, अगला पॉइंट 100 ml ब्लड में 20 से 30 ग्राम यूरिया पाया जाता है, ठीक है, यूरिया पाया जाता है।
ठीक है। और यूरिया की अधिक मात्रा हो जाए तो क्या कौन सा रोग हो जाएगा? यूरेमिया। यहां पर देखिए एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग 1.8 लीटर, आपने समझा? मेलपीकी भाग ग्लोमेरुलस क्या होता है? परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद ये कप प्याले समान आकृति होती है, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के बाद नलिकाकार भाग में सबसे पहले पीसीटी। पीसीटी में क्या क्या होता है? तो 75% जल का पुनः अवशोषण। तो दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई? पुनः अवशोषण, ठीक है। पुनः अवशोषण को इंग्लिश में कहते हैं री एब्जॉर्प्शन, ठीक है, री एब्जॉर्प्शन। तो पहली प्रक्रिया तो क्या हुई? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दूसरी क्या हुई? री एब्जॉर्प्शन। अब देखोगे आप हेनले के लूप में NaCl और जल का पुनः अवशोषण हो जाता है, ठीक है। और DCT में भी मोस्टली NaCl का पुनः अवशोषण हो जाता है। इस तरीके से पूरा यूरिन कलेक्ट होकर किस में डाल दिया जाता है? कलेक्टिंग ट्यूब में या संग्राहक नलिका में। एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति 1.8 लीटर पेशाब करता है, ये यूरिन त्यागता है, पेशाब त्यागता है, ठीक है। आप देखोगे 100 ml ब्लड के अंदर 20 से 30 ग्राम क्या होता है? यूरिया होता है, ठीक है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर रहे हैं तीसरी बात। तो देखो, यदि मैं कहूं कि नेक्स्ट जब यूरिन बनकर किस में आ जाता है? इस यूरेटर्स में, और यूरेटर्स में डालकर किस में आ जाता है? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। तो यहां पर देखना, ये जो यूरेटर्स होता है ना, यूरेटर्स, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। यूरेटर्स की लंबाई कितनी होती है? लंबाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यूरेटर्स की लंबाई 25 सेंटीमीटर। यूरिन जो होता है, यूरिन के अंदर हम देखेंगे यूरिया, ठीक है, यूरिक अम्ल, ठीक है, क्रिएटिन, ठीक है, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, और कुछ मात्रा में इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाटर, ठीक है। आप देखोगे जल, जो जल होता है वो 95% होता है। यूरिन में जल कितना? 95%। यूरिया लगभग 2.3%, यूरिक एसिड लगभग 0.02%, क्रिएटिन भी कुछ %। इसी तरीके से हम कहेंगे कुछ लवण या साल्ट, ये सब मिलकर ही क्या बना देते हैं? यूरिन बना देते हैं, ठीक है, यूरिन। अब इस यूरिन का जो पीएच होता है, पीएच, सामान्य पीएच, सामान्य, तो सामान्य जो पीएच होता है वो होता है 6, ठीक है। इसका जो येलो कलर होता है, येलो कलर, ठीक है, या पीला रंग, वो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। अब देखिए ये क्रिएटिन वगैरह कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो हम कहेंगे चाय, कॉफी आदि। यूरिन की मात्रा को बढ़ाते हैं कौन? चाय, कॉफी आदि, ठीक है। ये क्या करते हैं? यूरिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन से संबंधित सबसे पहले क्या हुआ? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ? रीएब्जॉर्प्शन। कहाँ पर हुआ? पीसीटी में, हेनले के लूप में, डीसीटी में, ठीक है। और इस कलेक्टिंग ट्यूब में तीसरी प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं सीक्रेशन। क्या कहते हैं? सीक्रेशन। सीक्रेशन को हिंदी में कहते हैं स्रावण, ठीक है, स्रावण। ये तीसरी प्रोसेस होती है। तो यूरिन फॉर्मेशन में आपसे सीधा सवाल पूछा गया था
कि किस प्रकार प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो आप कहोगे ग्लोमेरुलस में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और तीसरी प्रोसेस क्या होती है, श्रावण। ये क्रम वाइज होता है और इस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन बनकर किस में डाल दिया जाता है, किस में डाल दिया जाता है, हम कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में भी दो बातें हैं कि इसकी यदि हम देखें मेल और फीमेल, मेल और फीमेल की अलग अलग क्षमता होती है। मेल की तो होती है 800 ml, मेल की कितनी होती है 800 ml, फीमेल की कितनी होती है 500 ml, 500 ml। तो हम कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन एकत्रित होने की मेल की जो क्षमता होती है वो फीमेल से थोड़ी ज़्यादा होती है। अब यूरिन की फिलिंग कब आती है, जब इसका, यदि इसका कब यूरिन की फिलिंग आती है, जब 200 से 250 ml यूरिन किस में एकत्रित हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित हो जाए तो यूरिन की फीलिंग आती है, यूरिन त्यागने की फीलिंग महसूस होने लग जाती है, एकत्रित हो जाए, ठीक है, हो जाए। इस तरीके से ये हमारा सारा यूरिन फॉर्मेशन और सारे डायग्राम मिक्स होकर आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट सामने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार आप पुनः वापस इनको सभी को नोट कर लो। देखो सबसे पहले लिखो नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। दूसरा पॉइंट लिखो नेफ्रॉन के भाग। पहला भाग लिखो मेल्पिगी भाग। मेल्पिगी भाग में सबसे पहले लिखोगे ग्लोमेरुलस। दूसरा भाग लिखोगे बोमन कैप्सूल, हिंदी वाले लिखेंगे बोमन कैप्सूल, ठीक है। अब इसमें लिख दो ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन का कार्य किया जाता है, परानिस्यंदन का कार्य किया जाता है, ठीक है। दूसरा बोमन कैप्सूल में नीचे लिख दो इसकी आकृति कैसी होती है, प्याले समान होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, प्याले समान होती है। ट्यूबुलर पार्ट में 3 पार्ट हैं, इसको नोट करो। पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नली का आप देखोगे 75% जल का पुनः अवशोषण। लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, जल व NaCl का पुनः अवशोषण। डीसीटी में आप देखोगे, लिख लो NaCl का पुनः अवशोषण। और इस तरीके से कलेक्टिंग ट्यूब में सीक्रेशन की घटना होती है। तीसरा नंबर लिख दो सीक्रेशन, ठीक है। तो ये था यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा कंटेंट लिख लेना। यूरिन का जो कंपोजिशन मैंने लिख दिया है, पीएच भी लिख दी, ठीक है। ठीक है, यूरिन का कंपोजिशन भी लिख दिया है, आपको पीएच के बारे में बता दिए। अगला जो कंटेंट है इसका कुछ छोटा सा पार्ट वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।